मैं अगला कंसेप्ट समझाता हूं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. द कंसेप्ट ऑफ compressibility factor. It's denoted by Z and it's defined for any real gas. This compressibility factor for any real gas is defined as PV upon nRT. Compressibility factor for any real gas is defined as PV upon nRT. Z, हाँ Z को मैं जनरली बीच में से काट के ही बनाता हूं. Z को मैं ऐसे लिखता हूं. Here P is measured pressure, V is volume of vessel, N is moles of gas, R is universal gas constant, and T is absolute temperature. अब इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की क्या उपयोगिता है, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसका एप्लीकेशन है, इसे मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा. ध्यान रहे, P is this measured pressure, this. ये जो ऑन द वॉल इक्वेशन में P measured pressure था, P plus N square A by V square ये प्रेशर ऑफ गैस था. This P was measured pressure. And this V is volume of vessel or the volume of container. और मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन करा PV इक्वल टू nRT, PV अपॉन nRT. नाउ इफ फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए यदि Z की वैल्यू 1 हो जाए, किसी भी गैस के लिए यदि Z की वैल्यू 1 हो जाए, Z लिखता हूं, एग्जैक्टली 1 हो जाए, तो हम कहेंगे PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1, मीन्स PV इज इक्वल टू nRT. ऐसी केस में हम उसको कहेंगे that gas is a perfect ideal gas. वह गैस फिर तो परफेक्टली आइडियल गैस कहलाएगी. और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, नो सच गैस एग्जिस्ट. ऐसी कोई सी भी गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं है. यदि किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू, Z की वैल्यू यदि 1 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होल्ड करने लगेगा. PV इक्वल टू nRT, दिस इक्वेशन वुड अप्लाई. और ऐसे केस में उस गैस को हम परफेक्टली आइडियल गैस कहने लगेंगे. और खास बात तो है कि ऐसी कोई गैस होती ही नहीं है जो PV इज इक्वल टू nRT को होल्ड करे, जिसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो.
मगर यदि किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नियरली इक्वल टू 1, देखिए मैंने कैसे लिखा है, Z इक्वल टू नहीं करा, ऐसा कर्व नियरली इक्वल टू, इसे हम कहते हैं नियरली इक्वल टू, Z इज नियरली इक्वल टू 1. If Z is nearly equal to 1, I'll say PV is nearly equal to nRT. PV would be nearly equal to nRT. Such gas would be called nearly ideal gas. ऐसी गैस को हम कहेंगे नियरली आइडियल गैस. ऐसी गैस को परफेक्टली आइडियल तो हम नहीं कह रहे, नियरली आइडियल गैस. ये काफी कुछ आइडियल जैसी दिखती है, परफेक्टली आइडियल तो नहीं होती है, काफी कुछ आइडियल जैसी दिखती है. ऐसी सिर्फ दो ही गैसेस है. क्या आप मुझे बताएंगे कौन सी गैस है जो नियरली आइडियल है? बिल्कुल सही, ऐसी दो ही गैस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. और इन्हीं दोनों गैसेस के साथ में बॉयल्स ने, चार्ल्स ने, गिलुसेक्स ने, एवोगैड्रोस ने एक्सपेरिमेंट करे थे और इन्हीं के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने लॉ दिए थे. क्योंकि ये नियरली आइडियल जैसा बिहेव करती है, इसलिए यह अपने कंक्लूजन को भी काफी कुछ परफेक्टली बता पाए थे. Only oxygen and nitrogen are near ideal. अब यदि किसी गैस के लिए Z greater than 1 हो, अब एक और बात, मैं यह भी समझाऊंगा अभी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नियर आइडियल बिहेवियर क्यों है, यह बात भी समझाऊंगा. और बाकी किसी गैस का नियर आइडियल बिहेवियर क्यों नहीं है, हम इसे भी समझेंगे. पहले इस Z की अलग अलग वैल्यू को समझ लेते हैं. यदि Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी? मेजर्ड प्रेशर ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो. मेजर्ड प्रेशर काफी ज्यादा कब होगा? मेजर्ड प्रेशर काफी ज्यादा कब होगा? When do we measure pressure greater than the pressure of gas? खास बात, मेजर्ड प्रेशर ज्यादा तब होगा जब अट्रैक्टिव फोर्स तो छोड़ो, रिपल्सिव फोर्स यदि डोमिनेट करने लगे. यदि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगे किसी गैस में, ऐसी कंडीशन में मैं वो कंडीशन बनाता हूं. ये एक मॉलिक्यूल है, दीवार से टकरा रहा है, ये पीछे ढेर सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स है. यदि यह मॉलिक्यूल इसको खींच रहे हैं तो मेजर प्रेशर कम हो जाएगा. मगर जस्ट इमेजिन कि यह मॉलिक्यूल इसको खींचने के बजाय धक्का देने लगे. ये सारे मॉलिक्यूल पीछे वाले जो है ना, अब इसको धक्का दे रहे हैं. अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह मॉलिक्यूल अब तो और भी ज्यादा ताकत से टकराएगा, और भी ज्यादा फोर्स लगाएगा, और भी ज्यादा प्रेशर लगाएगा. ऐसी स्थिति में मेजर्ड प्रेशर बढ़ जाएगा.
अभी मैं बताता हूं यार, जस्ट होल्ड, पहले तो समझ लो, कंडीशन समझ लो। मेजर्ड प्रेशर ऐसी कंडीशन में बढ़ जाएगा तो ये जो P है ये ज्यादा हो गया। अब ऐसे केस में तो अबांडेंट वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो V माइनस NB, ये V भी और ज्यादा हो जाएगा, वेसल और भी ज्यादा फैलने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दिस वुड ऑकर इफ repulsive forces dominate always, यदि हमेशा सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स कभी डोमिनेट ही नहीं कर पाती, ऐसी स्थिति में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऐसी भी सिर्फ दो ही गैसेस है, ऐसी भी सिर्फ दो ही गैसेस है। कौन सी दो गैसेस है जानते हैं? ना ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बोल दिया मैंने इधर यार। ऐसी भी सिर्फ दो ही गैसेस है। कौन सी दो गैस? ना, only hydrogen and helium. Only hydrogen and helium are such gases. ऐसी गैसेस को हम कहते हैं नॉन कंप्रेसिबल गैस। नॉन कंप्रेसिबल क्यों कह रहे हैं? इनको कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। इनको जब आप कंप्रेस करने जाओगे, इनको जब दबाने जाओगे, तो इनका रिपल्सिव फोर्स इन्हें दबाने नहीं देगा। सच गैसेस आर टर्म्ड एज नॉन लिक्विफाइबल गैस। इनको आसानी से लिक्विफाई नहीं करा जा सकता। ना ना, हाइड्रोजन हीलियम आसानी से लिक्विफाई नहीं होती है। हाइड्रोजन एक बेहतरीन फ्यूल है, मगर इस फ्यूल का इस्तेमाल कभी भी रॉकेट्स में नहीं होता। कुछ और इस्तेमाल होता है। क्या होता है मैं भी बताऊंगा। नॉन कंप्रेसिबल गैसेस कहते हैं हम इसे। नॉन कंप्रेसिबल गैस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें आसानी से कंप्रेस नहीं करा जा सकता, इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। जब आप इन्हें कंप्रेस करने जाओगे तो रिपल्सिव फोर्स जो डोमिनेट कर रहा है वो कंप्रेस नहीं होने देगा, या फिर हम इन्हें कहते हैं नॉन लिक्विड